हेलो एवरीवन, आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। ब्रिक को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं या फिर टाइप्स ऑफ ब्रिक भी हम इसे बोल सकते हैं। अब क्लासीफाई कौन से बेसिस पे करते हैं कि ब्रिक का स्ट्रेंथ कितना है, उसका शेप कैसा है, सरफेस कैसा है, परफेक्ट रेक्टेंगुलर है या नहीं है, ये जो इवन सरफेस है या फिर स्मूथ सरफेस है या फिर रफ़ है, उबड़ खाबड़ है, वो कैसे हम डिसाइड करेंगे, उसका हम करते हैं क्लासिफिकेशन। तो पहला हमारा है फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड है हमारा सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड हमारा है थर्ड क्लास, फोर्थ हमारा है फोर्थ क्लास ब्रिक, या फोर्थ क्लास को हम झामा ब्रिक्स भी बोलते हैं। अब फर्स्ट क्लास ब्रिक को ए क्लास भी बोलेंगे, सेकंड क्लास को बी क्लास भी बोलेंगे, थर्ड को हम सी क्लास बोलेंगे और फोर्थ को हम डी क्लास बोलेंगे। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूसेस देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट क्लास ब्रिक का क्या होता है, वेल बर्न्ड एंड इवन सरफेस होता है और इसका जो रेक्टेंगुलर शेप होता है वो परफेक्ट रेक्टेंगुलर शेप होता है। अब जब ये दो ब्रिक को हम एक दूसरे से स्ट्रक करेंगे तो शार्प मेटेलिक साउंड हमें सुनाई देगी या फिर एक रिंगिंग साउंड हमें सुनाई देगी। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप पिछला वीडियो देख लीजिए, लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी, वहाँ से आप पिछला वीडियो देखिए। ब्रिक का जो फर्स्ट पार्ट है आपको ये वीडियो और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब थर्ड जो है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम फ्लॉस, क्रैक्स एंड स्टोन्स। क्रैक तो हमारे डिज़ायरेबल है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि अगर हमारी क्रैक्ड ब्रिक्स हैं तो आगे जाके बहुत ही डेंजरस होने वाला है हमारी बिल्डिंग के लिए। फ्लॉस जो है वो होता है कि इवन सरफेस है तो हमारा फ्लॉलेस हम बोलेंगे, अगर हमारा इवन सरफेस नहीं है, अनइवननेस है, उसे हम बोलेंगे कि ब्रिक में फ्लॉ है। स्टोन भी नहीं होने चाहिए क्योंकि स्टोन में इनर्ट मटेरियल्स बहुत सारे होते हैं, इनर्ट केमिकल मटेरियल्स होते हैं, तो उससे हमारा अनडिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ आ सकती है ब्रिक में। दीज हैव यूनिफॉर्म टेक्सचर्स एंड नो स्क्रैच शुड बी मेड ऑफ फिंगर नेल। जब हम फिंगर नेल से स्क्रैच बनाते हैं तो उस पर कोई स्क्रैच दिखता नहीं है उसके सरफेस पे। ये हमारा है गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक। वाटर एब्जॉर्प्शन इसका है 12 से 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है इसका नॉट लेस देन 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका यूज़ क्या है, एक्सीलेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ वर्क लाइक एक्सटीरियर एंड इंटीरियर वर्क, जहाँ पे प्लास्टरिंग रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फ्लोरिंग में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। These are well burnt and slight overburning is accepted। थोड़ी सी ओवर बर्निंग एक्सेप्टेड है। मेटेलिक साउंड इसमें भी आनी ही चाहिए। थर्ड हमारा है कि थोड़ी सी इरेगुलरिटी इसमें परमिटेड है, एक्सेप्टेबल है थोड़ी सी पर। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। ये 70 है, 7 नहीं है। वाटर एब्जॉर्प्शन कितना है इसका, 20 से 22%। इसका यूज़ क्या है, एक्सटीरियर वर्क में जहाँ पे प्लास्टरिंग हमें करनी है वहाँ पे हम इसे यूज़ करेंगे सेकंड क्लास ब्रिक को, और इंटीरियर वर्क में भी या फिर आरसीसी वर्क में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। थर्ड क्लास ब्रिक क्या है, दीज आर पुअरली एंड अनइवनली बर्न्ड। इवन बर्निंग नहीं होती है इसकी, कभी ओवर हो जाती है, कभी अंडर बर्न्ड हो जाती है। अब इसे जब हम स्ट्राइक करेंगे तो एक डल थर्ड साउंड सुनाई देगा, डल साउंड सुनाई देगा, शार्प मेटेलिक साउंड नहीं सुनाई देगा। इसका अपीयरेंस भी कुछ ज़्यादा प्लीजिंग नहीं होता है, शेप और साइज़ इसका परफेक्ट नहीं होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है, इरेगुलर होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है इसकी, 30 kg से 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी है, और एब्जॉर्प्शन वैल्यू कितनी है, 22 से 25%। इसका यूज़ हम करते हैं ऑर्डिनरी या फिर टेम्पररी कंस्ट्रक्शन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ क्लास ब्रिक या फिर झामा ब्रिक्स, ये क्या है, इरेगुलर इन शेप एंड साइज़। इसका कलर भी डार्क होता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ओवरबर्न हो जाती है। और दीज आर बैडली डिस्टॉर्ट, टूटी फूटी ब्रिक्स होती है, डिस्टॉर्टेड शेप की होती हैं, बिल्कुल ही कोई शेप ही नहीं होता है इनका, और इसमें ब्रिटल नेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी बहुत अच्छी होती है झामा ब्रिक की, ग्रेटर देन 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे फाउंडेशन में यूज़ कर सकते हैं। फाउंडेशन में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो है लो पोरोसिटी की इसमें ब्रिक होती है और वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत कम है। बेलास्ट में यूज़ कर सकते हैं और रोड में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो बहुत अच्छी है, इसलिए हमें रोड में यूज़ कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं ब्रिक के कुछ। पहला है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट है, उसमें क्या करते हैं, 5 ब्रिक हम लेंगे रैंडमली, कोई भी एक लॉट में से 5 ब्रिक ले ली, उसको 24 आवर्स के लिए रूम टेम्परेचर पे हमने पानी में इमर्स कर दिया। अब 24 आवर्स के बाद जब हम उसे बाहर निकालेंगे तो उसमें से एक्स्ट्रा वाटर जो है उसको ड्रेन करेंगे, सरफेस को क्लीन करेंगे। उसके बाद जो फ्रॉग है उसको हम 1:1 के रेशो के मोटार से फिल कर देंगे। 1:1 क्या है, 1 सीमेंट का रेशो और 1 सैंड का रेशो। फ्रॉग क्या होता है वो भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था,
आप लिंक में जाके देख लीजिए। डैम्प सैक्स में हमें उसे रखना है। सैक क्या होता है, वो जूट का बैग होता है ना, उसे हम बोलते हैं सैक। तो डैम्प सैक में हमें उसे रखना है 24 आवर्स के लिए। ये क्या करेगा, उसे हार्ड करेगा, मोर्टार को सेट होने देगा, हार्ड करेगा उसको। अब इसके बाद 7 दिन के लिए हमें रखना है इसमें। 7 दिन के बाद हमें ब्रिक को निकालना है और उसमें से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर भी हमें रिमूव करना है। अब सरफेस ड्राई जब हमने कर लिया ब्रिक का, तो इसको टेस्ट करना है इंडिविजुअली। टेस्ट कैसे करना है, 2 प्लाईवुड के बीच में हमें एक ब्रिक रखनी है और कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन पर हमें इसे टेस्ट करना है। और लोड कितना होगा, 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। उसके बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वो हमें नोट करनी है। जो भी हमारी एवरेज जो है, मीन वैल्यू जो उसकी निकली, वो उसे हम बोलेंगे कि उतना स्ट्रेंथ है उस ब्रिक का, मतलब वो लॉट का 5 ब्रिक का उतना स्ट्रेंथ हमारा निकला है। अब कैसे निकालेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है, P/A। P क्या है, लोड हमारा कितना हमने अप्लाई किया, और A जो है ब्रिक का एरिया। इन दोनों का डिवीज़न हमें दे देगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक। अब हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट सेकंड, इसमें भी हमें 5 ब्रिक्स लेनी है, उसको ड्राई करना है, ओवन ड्राई करना है 110 डिग्री +- 5 डिग्री सेल्सियस पे 48 आवर्स के लिए, यानी कि 2 दिन के लिए हमें इसे ड्राई करना है। उसके हम जो करेंगे, बाहर निकालेंगे, उसका वेट करेंगे, वो होगा हमारा W1। अब वापस से निकालने के बाद उसे पानी में हमें रखना है 24 आवर्स के लिए। 24 आवर्स के बाद हम जब इस सैंपल को बाहर निकालेंगे, उसका वेट निकालेंगे, वो होगा हमारा W2। एब्जॉर्प्शन परसेंटेज कितना आएगा, W2 - W1 × 100। ये हमारा है एब्जॉर्प्शन परसेंटेज। थर्ड हमारा है एफ्लोरेसेंस टेस्ट। इसमें भी हमें 5 ब्रिक लेनी है और एक फ्लैट बॉटम की हमें डिश रखनी है, उसमें हमें डिस्टिल्ड वाटर रखना है। डिस्टिल्ड वाटर रखने के बाद उस फ्लैट डिश पे, जिस पे पानी पड़ा हुआ है डिस्टिल्ड, उसके ऊपर हमें ब्रिक रखनी है। वार्म एनवायरनमेंट में हमें रखना है अपैरेटस को। तो वो ब्रिक क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी पानी को फटाफट। एब्जॉर्ब करने के बाद हमें देखना है कि ब्रिक के ऊपर वाइट परत जो है वो जम रही है या नहीं जम रही है। अगर नहीं जम रही है तो हमें वापस से ब्रिक के ऊपर पानी डालना है, डिस्टिल्ड वाटर, और फिर ऐसे देखते जाना है। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस कैसे, सीरियस हमारा अगर होगा तो वो पूरी ब्रिक में वाइट परत जो खारा होता है ना, खार, वो जम जाएगी। हैवी है, हैवी में कितना 50%, यानी आधे ब्रिक का एरिया जो है उसमें हमारी एफ्लोरेसेंस का प्रोसेस हो जाएगा। मॉडरेट जो है, मॉडरेट में क्या होगा, 10 से 50%, 10% to 50% का सरफेस एरिया पे हमारा एफ्लोरेसेंस का प्रोसेस होगा। अब स्लाइड है, स्लाइड तो यानी सरफेस एरिया 10% के कम से सरफेस एरिया पे बहुत ही पतली सी एक लेयर जम गई है पाउडर की, उसे हम बोलेंगे कि स्लाइड है। नील है यानी जमी ही नहीं है, वो ब्रिक हमारी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, वो गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक होगी। डायमेंशन टॉलरेंस टेस्ट हम देखेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू चेक वेदर ब्रिक्स आर ऑफ रिक्वायर्ड डायमेंशंस और नॉट। डायमेंशन हमारे ख़राब हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब इसमें हमें 20 ब्रिक लेनी है, रैंडमली कोई भी। अब इसमें से रिमूव करना है क्ले का पार्टिकल्स, जो भी एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट होते हैं ना क्ले के पार्टिकल्स, उसे हमें रिमूव करना है। इसे हमें अरेंज करना है स्मूथ लेवल सरफेस पे और एक स्ट्रेट लाइन में इसे अरेंज करना है। लेंथ वाइज जब हम इसे अरेंज करेंगे तो एक क्लास ब्रिक का डायमेंशन टॉलरेंस टेस्ट करने के बाद जो उसकी लेंथ आएगी वो आएगी 368 से 392 सेंटीमीटर। विड्थ आएगी हमारी 174 से 186 सेंटीमीटर और जो हाइट आएगी वो भी इतनी ही आएगी। इसे हम बोलते हैं डायमेंशन टॉलरेंस टेस्ट। इसके नीचे होगा तो कितना नीचे है वो हम देखेंगे, उसमें बी क्लास ब्रिक है कि सी क्लास ब्रिक है, ऐसे हम देखते जाएंगे। अब हैवी ड्यूटी ब्रिक्स भी होती है। हैवी ड्यूटी ब्रिक क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा डेंस होती है और परफेक्टली बर्न्ड होती है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इनका जो रेक्टेंगुलर शेप होता है बहुत ही आइडियल रेक्टेंगुलर शेप होता है, स्मूथ सरफेस होता है और टिपिकल मेटेलिक साउंड हमें सुनाई देगी। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, 440 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और वाटर एब्जॉर्प्शन खाली 5% है और एफ्लोरेसेंस बहुत ही ज़्यादा कम है। These bricks are useful where high loads are involved, such as underwater construction. ब्रिज में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे इंडस्ट्रियल फाउंडेशंस में यूज़ कर सकते हैं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे ड्यूरेबिलिटी हमें ज़्यादा चाहिए वहाँ पे हम हैवी ड्यूटी ब्रिक्स यूज़ करेंगे।
अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन परफोरेशंस एंड कैविटीज़, कैविटीज़ का अमाउंट कितना है और परफोरेशन का अमाउंट कितना है उसके हिसाब से क्लासीफाई करा है। तो 3 क्लासिफिकेशन है, परफोरेटेड ब्रिक्स, सेकंड है हमारा हॉलो ब्रिक्स और थर्ड हमारा है चैनल्ड ब्रिक्स। परफोरेटेड ब्रिक्स हम देखते हैं, परफोरेटेड में क्या है, ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ ब्रिक है जिसमें एडवांटेज हमारे बहुत ज़्यादा हैं ऑर्डिनरी ब्रिक्स से। अब इस ब्रिक में क्या है, सिलेंडर या फिर राउंड या फिर रेक्टेंगल शेप में खड्डे बना दिए जाते हैं जहाँ पे हम मोल्डिंग स्टेज में बना दिए जाते हैं, जैसे स्टॉक बोर्ड में बनाए जाते हैं ना कि फ्रॉग पे एक खड्डा तो होता है वो फ्रॉग, तो वैसे हमारा रेक्टेंगुलर सिलेंड्रिकल मोल्डिंग स्टेज में खड्डे बना दिए जाते हैं कुछ लेंथ तक, पूरी लेंथ तक नहीं, कुछ लेंथ तक। अब ये जो है होल्स, इनको हम बोलते हैं परफोरेशंस। एज से इनका डिस्टेंस कितना होता है 15 mm, ब्रिक के एज से इनका डिस्टेंस होता है 15 mm और खुद में इनका डिस्टेंस होता है 10 mm। इनका वॉल्यूम क्या होता है 20% से 50% टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक में ये पाए जाते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, ब्रिक हमारी जो होगी ऑर्डिनरी ब्रिक से बहुत ही ज़्यादा लाइट होगी, लेस क्वांटिटी हमारा क्ले का रिक्वायर होगा, बर्निंग हमारी फास्टर होगी, रेजिस्टेंस जो हमारा है रेन से और या फिर इंसुलेशन है वो बेटर होगा हमारा, और ड्राइंग में भी हमारा कम टाइम लगेगा, एफ्लोरेसेंस भी कम होगा क्योंकि सरफेस एरिया कम है। अब ये ब्रिक क्या है, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। अब इसके बाद हॉलो ब्रिक्स आती है, तो हॉलो ब्रिक्स में क्या है, इनको हम कैविटी ब्रिक या फिर सेलुलर ब्रिक्स भी बोल सकते हैं। कैविटी यानी पूरा ही हॉलो हमने कर दिया ब्रिक को, यानी पूरी डेप्थ तक हमने हॉलो कर दिया ब्रिक को। दीज हैव अ फ्यू वेल डिफाइंड परफोरेशंस ऑफ स्पेसिफाइड डायमेंशंस। इट्स नेट वेट इज़ 1/3 और 1/2 ऑफ नॉर्मल सॉलिड ब्रिक। नॉर्मल सॉलिड ब्रिक से 1/3 या फिर 1/2 इनका वेट होता है। दिस ब्रिक डिफर्स फ्रॉम परफोरेटेड ब्रिक इन दैट कैविटी इज एक्सटेंडेड थ्रू द ब्रिक। थ्रू द ब्रिक यानी डेप्थ जो है हमारी ब्रिक की 3 इंच की, पूरे 3 इंच पे हम इसे लगा देते हैं, खड्डा कर देते हैं। एडवांटेज क्या है, ये भी लाइट वेट है, कन्वीनियंटली हैंडल कर सकते हैं क्योंकि 3 से 4 गुना ज़्यादा अच्छी है हमारी ओरिजिनल ब्रिक से। बेटर इंसुलेशन देती है हीट और साउंड में। दीज आर आइडियल एंड इकोनॉमिकल फॉर नॉन लोडिंग बियरिंग वॉल्स। नॉन लोड बियरिंग वॉल्स के लिए अच्छी है ये। थर्ड हमारी है चैनल और गटर ब्रिक्स। These are special purpose brick having continuous central और semi circular gravity और circular depression। circular depression जहाँ पे हमारा है circular या फिर semi circular depression हमारा है throughout the length of brick। ये length of brick में होगा, पहले जो दो bricks थे उसमें depth में था, अब ये जो है length में होगा। पूरी length में हमारा semi circular या फिर circular depression है तो उसे हम बोलेंगे चैनल या फिर गटर ब्रिक्स, क्योंकि ये ड्रेनेज के काम आती है। और इसका डिप्रेशन का अमाउंट जो है सेमी सर्कुलर सर्कुलर क्यों बोला है, क्योंकि ये तो सेमी सर्कुलर है, अब हम इसे ज़्यादा भी करेंगे तो वो हमारी सर्कुलर शेप में आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो है इस टॉपिक के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है, टाइप ऑफ ब्रिक या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। आप पहले वीडियो को ज़रूर देखिए, उसके बाद आपको आने वाले 2 वीडियोज़ अच्छे से समझ आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।